Hello students, you are watching Mohan Pharmacy and today we will discuss about sympathetic nervous system जिसे हम लोग एड्रिनर्जिक नर्वस सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। स्टूडेंट इसकी पहले की क्लास में हम लोगों ने ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा था जिसकी दो क्लासेस थी, एक थी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरी थी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसकी पहली क्लास में हम लोगों ने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो किस प्रकार से सिक्रीट होते हैं, और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जिसको हम लोग कोलिनर्जिक सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, कोलिनर्जिक ड्रग क्या होती हैं और एंटी कोलिनर्जिक ड्रग क्या होती हैं उसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो स्टूडेंट आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, वो किस प्रकार सिंथेसिस होती है, और सिंथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर जो ड्रग होती हैं या एड्रिनर्जिक ड्रग होती हैं उनके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में जिसको हम लोग एड्रिनर्जिक नर्वस सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो किसका पार्ट होता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है, जिसको हम लोगों ने पहले की क्लास में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, दैट एक्टिवेट द बॉडीज फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स, जो कि क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स को एक्टिवेट कर देता है। कहने का मतलब यही है कि फाइट एंड फ्लाइट की कंडीशन में जो हमारा ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये वर्क करना शुरू कर देता है। ठीक है, जैसे कोई इमरजेंसी कंडीशन है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगा, काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, जो हमारे एड्रिनर्जिक सिस्टम या कह सकते हो कि सिंपैथेटिक सिस्टम के जो कैटाकोलामाइन जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन एंड एपिनेफ्रिन, ये तीन होते हैं। हम लोगों ने किस प्रकार से इसकी सिंथेसिस होती है किस किस नर्व के द्वारा, ये ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, ये मैं अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगा इसके पहले के वीडियो का, आप लोग वहां से जाकर के इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में या कह सकते हो एड्रिनर्जिक नर्वस सिस्टम में, वो तीन टाइप के होते हैं। ठीक है, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो हमारे ये न्यूरोट्रांसमीटर हैं ये किस प्रकार से इनकी सिंथेसिस होती है इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं किस तरह से। तो ये मान लीजिए कोई एक ये कोलिनर्जिक नर्व है। ठीक है, कोलिनर्जिक नर्व है। ठीक है, और ये कोलिनर्जिक नर्व में क्या हो जाता है, ये टायरोसिन और सोडियम का क्या हो जाता है, इन्फ्लक्स हो जाता है। मतलब आउटसाइड से, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर की ओर क्या हो जाता है, टायरोसिन का और सोडियम का इन्फ्लक्स हो जाता है। मान लीजिए कोई भी चीज नर्व के बाहर से अंदर की ओर जाती है तो वो इन्फ्लक्स कहलाता है, और जो नर्व के अंदर से बाहर की ओर जाती है तो उसको आउटफ्लक्स कहते हैं। तो ये क्या है, इसमें क्या होगा, जो हमारा टायरोसिन है और सोडियम इसका इन्फ्लक्स हो जाएगा आउटसाइड से इनसाइड की ओर। ठीक है, नर्व के अंदर की ओर। ठीक है, और ये टायरोसिन और सोडियम दोनों एक साथ मिल करके टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज की प्रेजेंस में क्या बनाती हैं, डोपा बनाती हैं। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज की प्रेजेंस में क्या बनाती हैं, डोपा बनाती हैं। और ये जो प्रोसेस होती है ये रेट लिमिटिंग स्टेप के नाम से जानते हैं हम लोग इसको। ठीक है, तो ये हो गई, ये स्टेप हो गया। इसके बाद क्या होगा, हमारा ये डोपा मान लीजिए बन गया, फिर हमारा डोपा किसके प्रेजेंस में, डोपा डिकार्बोक्सिलेज के प्रेजेंस में क्या बनाता है, डोपामीन बनाता है। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, डोपा डिकार्बोक्सिलेज की प्रेजेंस में डोपामीन का निर्माण होता है या बनता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, जो हमारे डोपामीन बन गया, ये डोपामीन का कुछ अमाउंट क्या होगा, सीएनएस में चला जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में चला जाता है, कुछ अमाउंट जीआईटी में चला जाता है और कुछ अमाउंट किडनी में चला जाता है, किसका, डोपामीन का। ठीक है, इतना समझ गए। और जो बचता है हमारा डोपामीन वो फिर कहां चला जाता है, वेसिकल के अंदर एंट्री कर लेता है, वेसिकल के अंदर पहुंच जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए वेसिकल के अंदर किसकी प्रेजेंस में पहुंचता है, तो वेसिकुलर मोनोअमीन ट्रांसफेरेज की प्रेजेंस में हमारा जो डोपामीन बचा हुआ है वो कहां पहुंच जाता है, वेसिकल के अंदर पहुंच जाता है। ठीक है, कौन, डोपामीन। इसके बाद मान लीजिए डोपामीन पहुंच गया, डोपामीन फिर डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेज, डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेज की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट हो जाता है,
नॉन इपिनेफ्रिन में डोपामिन से क्या बन जाता है, नॉर इपिनेफ्रिन बन जाता है। किसके प्रेजेंस में बन जाता है, डोपामिन हाइड्रोक्सिलेज की प्रेजेंस में। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब नॉर इपिनेफ्रिन बनने के बाद क्या होता है, तो अब मान लीजिए नॉर इपिनेफ्रिन बन गया, तो नॉर इपिनेफ्रिन का कुछ अमाउंट कहां पर चला जाता है, जो कि अब नॉर इपिनेफ्रिन एक मेजर क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है। किसका न्यूरोट्रांसमीटर है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक मेजर न्यूरोट्रांसमीटर है। कौन, नॉर इपिनेफ्रिन। ठीक है, अब नॉर इपिनेफ्रिन डायरेक्ट बन गया और ये डायरेक्ट जो नॉर इपिनेफ्रिन बन गया, मेजर न्यूरोट्रांसमीटर है, जो कि वो सीधा कहां पे पहुंचता है, जो ऑर्गन इफेक्टर ऑर्गन है या जहां पे ऑर्गन को जिसको जरूरत है। मान लीजिए ये नॉर इपिनेफ्रिन यहां से जो ऑर्गन के जो रिसेप्टर हैं अल्फा और बीटा, यहां पे पहुंच जाता है। इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब यह क्या हुआ, ये जो हमारा नॉर इपिनेफ्रिन बना, इसका कुछ अमाउंट कहां पे पहुंच जाता है, एड्रिनल मेडुला में पहुंच जाता है। ठीक है, और एड्रिनल मेडुला में जब ये नॉर इपिनेफ्रिन पहुंच जाता है, तो वो फिर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इपिनेफ्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जो कि नॉर इपिनेफ्रिन है वो इपिनेफ्रिन में कहां के बाद, एड्रिनल मेडुला के बाद नॉर इपिनेफ्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर ये क्या, ये ब्लड की सहायता से फिर ये इफेक्टर ऑर्गन तक पहुंच जाता है। कौन पहुंच जाता है, इपिनेफ्रिन और नॉर इपिनेफ्रिन। इतना आप लोग समझ गए होंगे। तो कहने का मतलब ये तीन, ये एक डोपामिन था, ये भी हमारा बन गया, जो कि एक सिंपैथेटिक न्यूरोट्रांसमीटर है, और फिर नॉर इपिनेफ्रिन भी बन गया और ये इपिनेफ्रिन भी बन गया। ठीक है, इपिनेफ्रिन जो हमारा होता है वो एड्रिनल मेडुला में जो ये नॉर इपिनेफ्रिन पहुंचता है, उसके बाद ये एड्रिनल मेडुला में कन्वर्ट हो जाता है इपिनेफ्रिन में। ठीक है, और वो ब्लड की सहायता से कहां, इफेक्टर ऑर्गन पर पहुंच जाता है, जहां की अल्फा और बीटा दो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के या एड्रिनर्जिक नर्वस सिस्टम के जो रिसेप्टर होते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो अपने सिग्नल्स को लेकर के अल्फा और बीटा इफेक्टर ऑर्गन तक पहुंच जाता है। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि एड्रिनर्जिक रिसेप्टर कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो एड्रिनर्जिक रिसेप्टर, जिसको हम लोग सिंपैथेटिक रिसेप्टर के नाम से भी जानते हैं, ये अपने दो टाइप के होते हैं, अल्फा और बीटा। ठीक है, ये अपने मुख्य रूप से दो टाइप के होते हैं। ठीक है, और जो अल्फा होता है उसके दो टाइप होते हैं, अल्फा के दो सब टाइप होते हैं। कौन, अल्फा 1 रिसेप्टर और अल्फा 2 रिसेप्टर। ठीक है, अल्फा रिसेप्टर के दो टाइप होते हैं, अल्फा 1 रिसेप्टर और अल्फा 2 रिसेप्टर। अब ये जो अल्फा 1 रिसेप्टर है, इसके भी सब टाइप 3 होते हैं, और जो ये अल्फा 2 रिसेप्टर है, इसके भी सब टाइप होते हैं। और ये जो अल्फा 1 रिसेप्टर है, इसके 3 सब टाइप होते हैं, अल्फा 1A होता है, अल्फा 1B होता है और अल्फा 1D होता है, जो कि क्या होता है, GQ टाइप के होते हैं। कौन से, GQ टाइप के रिसेप्टर होते हैं, जो कि स्टिमुलेटरी होते हैं। स्टिमुलेटरी मतलब ये किसी भी चीज को स्टिमुलेट कर देंगे, कोई भी रिएक्शन है उसको तेज कर देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है, अल्फा 2 जो रिसेप्टर है, इसके भी 3 सब टाइप होंगे। कौन कौन से, अल्फा 2A होगा, अल्फा 2B होगा और अल्फा 2C होगा। ये 3 टाइप के होंगे, किनके, अल्फा 2 रिसेप्टर के सब टाइप। ठीक है, और ये जो अपना अल्फा 2 रिसेप्टर है, ये GI टाइप का होता है। इसको हम लोग इनहिबिटरी के नाम से जानते हैं, या कह सकते हो इसकी जो एक्टिविटी होगी वो इनहिबिटरी होगी। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसकी अल्फा 1 रिसेप्टर के जो लोकेशन होती है वो कहां पे होता है, अल्फा 1 रिसेप्टर की लोकेशन होता है आई में होता है, ब्लैडर में होता है, GIT में होता है, ब्लड वेसल में होता है, लीवर में होता है और सलाइवरी ग्लैंड में होती है। क्या लोकेशन होती है किसकी, अल्फा 1 रिसेप्टर की। ठीक है, और इनके फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन इनका होता है वेसो कॉन्ट्रिक्शन करना। ठीक है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस करना। कहने का मतलब यही, ग्लाइकोजिनोलाइसिस में क्या होता है, जो ग्लाइकोजन होता है वो ग्लूकोज में क्या हो जाता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। और ये स्टिमुलेटरी प्रोसेस है, तो मतलब लगातार ग्लूकोज बनेगा तो हाइपरग्लाइसेमिया हो सकता है इसमें से। ठीक है, इसके बाद क्या होगा,
जो ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन ये करवाता है और सलाइवरी सिक्रेशन होता है इसका, और प्यूपिलरी डायलेशन भी होता है इसकी एक्टिविटी, और जीआईटी स्पिंचर जो कॉन्ट्रैक्शन होता है ये भी ये करवाता है, ठीक है। और इसके जो एगोनिस्ट होते हैं वो फिनाइल एफ्रिन होते हैं, ठीक है, और एड्रीनलीन होते हैं इसके कौन से एगोनिस्ट। कहने का मतलब यही है कि ये जो एक्टिविटी करवा रहा है इसको और तेज कर देंगे, जो एक्टिविटी होगी इसके अल्फा रिसेप्टर की, ठीक है। और ये जो एंटागोनिस्ट होगी मतलब हम लोग अल्फा रिसेप्टर को अगर एंटागोनाइज करेंगे मतलब रोकेंगे तो वो प्रोजेसिन होंगे और टेराजोसिन होंगे, ये क्या होंगे एंटागोनिस्ट होंगे। अब अल्फा 2 रिसेप्टर की बात करते हैं तो इसकी लोकेशन कौन सी होगी, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स होंगे, ठीक है, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स होंगे जो कि क्या करवाएंगे हमारे जो ये एनी रिलीज मतलब नॉर एड्रीनलिन का जो रिलीज है उसको रोकेंगे या कम कर देंगे, ठीक है, या रिड्यूस कर देंगे। और जो एस्टाइल कोलिन है उसका भी रिलीज को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। और जो ये पेनक्रियाज में पाया जाता है अल्फा 2 रिसेप्टर पेनक्रियाज में पाया जाता है, वहां इसकी क्या एक्टिविटी होगी, ये इंसुलिन के रिलीज को क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है या रिड्यूस कर देता है या कम कर देता है, ठीक है। और ये प्लेटलेट्स में भी पाया जाता है और प्लेटलेट्स में इसकी एक्टिविटी क्या करेगी, ये प्लेटलेट को एग्रीगेशन कराता है, ठीक है। और इसमें सीएनएस में पाया जाता है, ये सिंपैथेटिक डिस्चार्ज करवाता है, ठीक है। और जो ट्रांसमीटर्स हैं उनका रिलीज को भी ये क्या करता है, रिड्यूस करता है, ठीक है। और इसके जो एगोनिस्ट होते हैं ये क्लोनिडीन है और ऑक्सीमेथाजोलिन है, तो इसके क्या है एगोनिस्ट है, क्लोनिडीन और ऑक्सीमेथाजोलिन है। और इसका जो एंटागोनिस्ट होगा वो क्या होगा, राउल्फियाज होगा और टोलाजोलिन होगा, ये दो इसके क्या होंगे एंटागोनिस्ट होंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे बीटा रिसेप्टर की जो कि एड्रीनर्जिक रिसेप्टर है। और जो हमारा बीटा रिसेप्टर है इसके 3 टाइप होते हैं, बीटा 1 रिसेप्टर, बीटा 2 रिसेप्टर और बीटा 3 रिसेप्टर, ठीक है। अब इसमें सब बात करेंगे बीटा 1 रिसेप्टर के बारे में, ठीक है। तो जो बीटा 1 रिसेप्टर अपना होता है उसकी लोकेशन होती है हार्ट में और किडनी में होती है, ठीक है। और इसके फंक्शन क्या होते हैं, जो हार्ट ये क्या करता है, हार्ट रेट को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, ठीक है। और क्योंकि किडनी में पाया जाता है, किडनी में क्या पाया जाता है, रेनिन पाया जाता है, तो ये जो किडनी में, क्योंकि ये किडनी में पाया जाता है बीटा रिसेप्टर, तो ये किडनी के रेनिन का जो सिक्रेशन है उसको क्या कर देता है, बढ़ा देता है, ठीक है। और इसका जो एगोनिस्ट होगा जो कि हमारे इसकी ये जो एक्टिविटी हो रही है इसको और तेज करेगा, इसको क्या बोलेंगे, डिबूटामाइन बोलेंगे, ठीक है। डिबूटामाइन इसका क्या होगा, एगोनिस्ट होगा। और एंटागोनिस्ट कौन होगा, मेटाप्रोलॉल और एटनेलॉल, ये दो इसके क्या होंगे, एंटागोनिस्ट होंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे बीटा 2 रिसेप्टर की, ठीक है। तो जो बीटा 2 रिसेप्टर होता है इसका लोकेशन कहां पे होता है, ब्रोंकस में होता है, जीआईटी मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में होता है, ब्लड वेसल में होता है और यूटेरस एंड लीवर में होता है। ये 5 जगह इसका लोकेशन होता है, किसका, बीटा 2 रिसेप्टर का होता है। और इसके बाद इसके जो फंक्शन होगा कौन कौन से होंगे, मसल रिलैक्सेशन, क्योंकि ये क्या है बीटा 2 रिसेप्टर का जो एक्टिविटी मुख्यतः क्या होती है, ये क्या कराते हैं, मसल्स रिलैक्सेशन करवाते हैं, एयरवे रिलैक्सेशन करवाते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवाते हैं। और इसका जो एगोनिस्ट है वो क्या कहलाता है, साल्बुटामॉल होता है, ठीक है। इसका बीटा 2 रिसेप्टर का जो एगोनिस्ट होगा जो कि एक्टिविटी को बढ़ाएगा वो क्या होगा, साल्बुटामॉल, ठीक है। और जो एंटागोनिस्ट होगा वो अल्फा मिथाइल प्रोपेनोलॉल होगा, कौन, एगोनिस्ट होगा, किसका, बीटा 2 रिसेप्टर का जो एगोनिस्ट होगा वो अल्फा मिथाइल प्रोपेनोलॉल होगा। इसके बाद हम लोग लास्ट रिसेप्टर जो कि बीटा 3 रिसेप्टर है एड्रीनर्जिक सिस्टम का, बीटा कैटेगरी का, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे जो कि बीटा 3 रिसेप्टर है, ठीक है। अब ये जो बीटा 3 रिसेप्टर है इसकी लोकेशन कहां पे होती है, एडिपोज टिश्यूज में होती है, ठीक है। और एडिपोज टिश्यूज में होती है। इसका फंक्शन क्या होता है, ये क्या करवाता है, ये इसका मुख्य फंक्शन क्या होता है, ये जो ओबेसिटी होता है या मोटापा होता है उसको क्या करता है, रिड्यूस करवाता है, कम करवाता है, या जो मोटापा होता है उसको उससे बचाता है या मोटापे को मेंटेन करता है। कहने का मतलब मोटापा को बढ़ने से रोकता है, कह सकते हो, ठीक है। और इसका जो एगोनिस्ट होता है वो विबेग्रन होता है और जो एंटागोनिस्ट होता है वो होता है L748 एंड 328 होता है, ठीक है।
तो ये कुछ अपना हो गया सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसे हम लोग एड्रिनर्जिक नर्वस सिस्टम के नाम से जानते हैं। इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार से इसके जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, जो कि नॉर इपिनेफ्रिन, डोपामिन एंड इपिनेफ्रिन है, वो किस प्रकार से इनकी सिंथेसिस होती है, और जो जो सिंथेटिक नर्वस सिस्टम के जो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं उनके बारे में पढ़ा। इसके एगोनिस्ट क्या होते हैं, एंटागोनिस्ट क्या होते हैं, ये सब के बारे में हम लोगों ने इस क्लास में पढ़ लिया। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए, और अगर आपको किसी और भी टॉपिक के बारे में वीडियो चाहिए हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है, धन्यवाद।